हेलो नमस्कार। हम लोग पिछले वीडियो में गुप्त काल के बारे में जो भी प्रमुख शासक थे उनके बारे में पूरे डिटेल में जाने। इस लेक्चर में हम लोग गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में चर्चा करते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन, गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन की जहां तक बात करें तो गुप्तकालीन प्रशासनिक संरचना को जो है तत्कालिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो गुप्तकाल जो है भारतीय इतिहास में संक्रमण की अवस्था को दर्शाता है। जब प्राचीन काल क्रमिक रूप में मध्य युग में प्रवेश कर रहा था तो इसी के साथ जो है सामंती तत्वों का भी उद्भव हो रहा है और साम्राज्य का एक आवश्यक अंग केंद्रीकृत व्यवस्था गुप्तों के शासन में जितना पूर्णता प्राप्त करना चाहिए उतना नहीं कर पाया है जितना कि मौर्यों के समय में थी। और इस समय जो है राज्य भूमि अनुदान के माध्यम से अपने कुछ दायित्वों को सीमित भी कर रहा था और गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था को आप जैसे कि राजा सब के बारे में जैसे कि पढ़े तो आप देखें कि जो बड़ा बड़ा उपाधि ले रहा था वो तो केंद्र बिंदु राजा था, उसी के सारे प्रशासनिक, सैन्य और न्यायिक अधिकार समाहित थे, उसी में भारी भरकम उपाधियां लेते थे। तो आप कह सकते हैं केंद्रीकरण हो गया है। ठीक है, गुप्त काल में तो इस काल के प्रशस्तिकारों ने अपने अपने संरक्षक शासकों की तुलना किससे कर दिया है? यम, कुबेर आदि देवताओं से की है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि राजस्व देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत इस काल में स्थापित हो चुका था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख जो है मनुस्मृति में मिलता है, जिसका वन भट्ट ने स्पष्टतः तिरस्कार भी किया है। कुल मिलाकर गुप्त शासन का केंद्र बिंदु राजा था, सारा चीज वहीं पे था। गुप्त शासक महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे। राजा की सहायता के लिए जो है, अच्छा एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा, जो राजत्व का देवीकरण भी देखने को मिलता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप ध्यान दे रहे तो समुद्रगुप्त ने अपनी तुलना देवताओं कुबेर, इंद्र, वरुण आदि से की है, किंतु वास्तविक रूप में राजा की शक्ति में कुछ कम ही हुआ है, क्योंकि जो है मध्यस्थ और बिचौलियों के नए वर्ग का जो है यहाँ पे उद्भव हो जाता है और ये सामंत और उसके अधीन शासक जो है अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन करता था। जैसे कि आपको मैंने बताया, जो बहुत सारे ऐसे जीत तो लिए थे लेकिन वहां पे शासन नहीं करते थे और सम्राट की नाम मात्र की अधीनता स्वीकार करते थे वो लोग, और वे महाराज की उपाधि धारण करते थे और उन्हें सेना रखने और कर वसूलने का भी अधिकार रहता था। तो ये सब थोड़ा बहुत कम ही हुआ है वास्तविक रूप में, लेकिन उपाधि बड़ा लिया है। खैर जो भी हो, राजा की सहायता के लिए जो है गुप्त काल में मंत्रिपरिषद रहते थे, जिसके ज्यादातर सदस्य जो थे उच्च वर्ग के होते थे, ये भी ध्यान रखना है, जिसे अमात्य या कुमारमात्य कहा जाता था। सामंतवाद का बीजारोपण इस काल में हो चुका था, लेकिन सामंत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। सामंत शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा था, लेकिन सामंतवाद चल रहा था, स्टार्टिंग होना शुरू हो गया था। अधिकारियों के वंशानुगत होने का प्रमाण मिले हैं। दंड व्यवस्था का काफी उदार थी, मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। सोच सकते हैं, राजा का पद भी वंशानुगत था किंतु ज्येष्ठाधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है। गुप्तकालीन अधिकारी की जो मेनली एग्जाम में पूछा जाता है उसको जान लेते हैं। अधिकारियों में जो है कुमारमात्य, ये उच्च पदाधिकारी थे। महाबलाधिकृत सेनापति होते थे। महादंडनायक न्यायाधीश होते थे। संधि विग्राहक, युद्ध तथा संधि का मंत्री। दंडपाशिक, पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को दंडपाशिक बोलते थे, पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को, जैसे कि डीजीपी हो गया अभी के। सर्वाध्यक्ष
राज्य के सभी केंद्रीय विभागों का अध्यक्ष होता था ये। महाभांडागाराधिकृत ये राजकीय कोष का प्रधान होता था। महाअक्षपटलिक अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। महाप्रतिहार मुख्य सुरक्षा अधिकारी होता था। ध्रुवाधिकरण कर वसूलने वाला विभाग का प्रधान जो है ये ध्रुवाधिकरण होता है, जैसे कि कह सकते हैं सीबीडीटी का चेयरमैन। रणभांडागारिक सेना की आवश्यकताओं का पूर्ति कारक होता था ये, ठीक है। पुरपाल पुरपाल नगर का प्रधान अधिकारी होता था ये। अग्रहारिक दान विभाग का अधिकारी को अग्रहारिक बोलते थे, ठीक है। अब जो है गुप्तकालीन प्रशासनिक यूनिट इकाई को थोड़ा ध्यान देते हैं। ग्राम में जो है कौन होते थे, प्रशासन कौन चलाते थे, उसको बोलते थे ग्रामपति, महतर। ग्राम के आगे होता था पेट, बिथी, बिथी तहसील जैसे आजकल के हैं, वहां पे शासक पेटपति। विषय पेट और बिथी से आगे होता था, मिलकर के बनता था विषय, विषय जो कि आजकल के जिला है, यहाँ पे विषयपति होता था। भुक्ति जो कि प्रांत है एक तरह से आजकल, वहां पे ऊपरी शासन करता था। और देश, देश कहने का मतलब गोरना या गोपत्री बोला जाता था। सीमांत प्रदेशों के शासक को गुप्ता बोला जाता था, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अधिकारियों का वेतन नगद व भू राजस्व दोनों रूपों में दिया जाता था। ग्राम प्रशासन के लिए ग्राम पंचायत था, पूर्णतः स्वतंत्र था ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज, पूर्णतः स्वतंत्र था ग्राम पंचायत। कर व्यवस्था की जहां तक बात करें तो कर व्यवस्था जो था ये मतलब भूमि कर भाग के रूप में लिया जाता था, 1/6 से 1/4 तक की चर्चा है। गुप्त काल में भूमि संबंधी करों की संख्या में वृद्धि हो गई है, किंतु वाणिज्य व्यापार संबंधी करों की संख्या में कमी आई है, ये चीज ध्यान रखना है। और गुप्तकालीन विभिन्न कर थे, उनके बारे में भी जान लेते हैं। कौन कौन सा कर लिया जाता था भाई, तरह तरह के टैक्स लिया जाते थे। भाग के रूप में 1/6 से 1/4 तक। भोग राजा को प्रतिदिन दी जाने वाली फल और सब्जियां को भोग बोलते थे, ये भी कर के रूप में था। उदरिंग अस्थायी काश्तकारों से लिया जाने वाला था ये कर। ऊपरी कर अस्थायी कर था ये। बलि धार्मिक कर था। प्रत्यय भूतावात ये विदेशी वस्तुओं का आयात करने पर लगता था। शुल्क सीमा शुल्क और बिक्री शुल्क लगता था। ये सब चीज इनडायरेक्टली रूप से आजकल भी चल रहा है, ठीक है ना, ज्यादा सोचिएगा तो समझ में आ जाएगा, सिस्टम में आ जाएगा तो, ठीक है। तो ये थी रेवेन्यू की बात। तो इस काल में करों का भुगतान अन्न में तथा नगद यानी हिरण्य दोनों से किया जाता था, दोनों रूपों में दिया जा सकता था। चुंगी जुर्माने शुल्क व अन्य स्रोतों से भी राज्य को राजस्व की आमदनी होती थी। ब्राह्मणों और मंदिरों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहार कहा जाता था, सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। भूमि दान की जहां तक बात करें तो भूमि दान धार्मिक और शैक्षणिक दोनों रूपों में दिया जाता था, धार्मिक और शैक्षणिक। कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था गुप्त काल में। कृषि अधिकांशतः वर्षा पर निर्भर थी, सिंचाई का उतना ज्यादा साधन नहीं था, इससे ये पता चलता है। और जब ये सारे बात किए तो न्यायाधिकरण जो है भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाले होते थे और भूमि का संग्रह करने वाला आपको बता ही दिए, ध्रुवाधिकरण बोलते थे उसको। भूमि उपयोगिता की दृष्टि से कई प्रकार के थे, इसको जानना जरूरी है क्योंकि सवाल पूछा जाता है। क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त भूमि को क्षेत्र बोलते थे। मकान निर्माण वास्तु। खिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खिल बोलते थे। अपरहत बार बार पूछा जाता है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपरहत कहा जाता था। गोचर चारागाह भूमि को गोचर बोलते थे। अपर्दा विवादास्पद भूमि जो होते थे उसे अपर्दा बोला जाता था। अब हम लोग बात करते हैं बंदरगाह की। बंदरगाह जो था पश्चिमी तट और पूर्वी तट दोनों में थे। पश्चिमी तट के बंदरगाह जो थे प्रमुख रूप से वो भरोच, क्रैम्बे, भरोच के बारे में सवाल पूछा गया है इसलिए ध्यान रखिएगा। क्रैम्बे, चोल और ब्राह्मण। वहीं पूर्वी तट के जो बंदरगाह थे ताम्रलिप्ति और यहसाला, ताम्रलिप्ति और यहसाला ध्यान रखना है। प्रमुख उद्योग की बात करें तो कपड़ा निर्माण प्रमुख रूप से होता था। व्यापारियों की सीमित
सॉरी व्यापारियों की समिति होती थी और एक निगम बनता था, निगम का प्रधान को श्रेष्ठी बोला जाता था। व्यापारियों के समूह को सार्थ बोलते थे, इसके नेता सार्थवाह कहलाते थे। ठीक है। सामाजिक गतिविधियां क्या रहा है भाई गुप्त काल में? सामाजिक गतिविधियां, गुप्ता सोसाइटी की जहां तक बात करें, सोसाइटी में जहां तक बात करें तो गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था एक जटिल संरचना पर आधारित थी। ब्राह्मणवादी व्यवस्था का पुनरुत्थान, विभिन्न पेशेवर समूहों का जाति के रूप में परिवर्तन, फिर जातियों से उपजातियों का विकास और कुछ विदेशी तत्वों का जो है भारतीय सामाजिक संरचना में प्रवेश हो जाता है। भूमिदान भी है, बहुत सारी चीजें हैं, समाज का विशेष लक्षण हो जाता है। खैर देखते हैं। गुप्तकालीन समाज परंपरागत 4 वर्णों में बटा था। चारों वर्णों का आधार कर्म न होकर के जन्म था। भाई देख ले, वर्ण विभेद था, बिल्कुल था। गुप्तकालीन ग्रंथों में 4 वर्णों के लिए अलग अलग वस्तुओं का विधान था। न्याय संहिताओं के अनुसार ब्राह्मण की परीक्षा तुला से की गई है, क्षत्रिय की तुलना जो है अग्नि से की गई है, वैश्य की तुलना जल से की गई है तथा शूद्र की तुलना विष से की गई है। ध्यान रखना है इसको। वर्ण व्यवस्था पर आधारित इस समाज में जो है ब्राह्मण का स्थान सर्वोच्च था और अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान लेना और उनके जो है मुख्य कार्य हो जाते थे। जीविका उपार्जन का मुख्य साधन यही था। हालांकि एक चीज बड़ा ये है जो ब्राह्मणों द्वारा अन्य व्यवसायों को अपनाने का भी उल्लेख मिलता है। जैसे कि शूद्रकृत मृच कटिकम में जो है चारुदत्त नामक एक ब्राह्मण को सार्थवाह कहा गया है, और सार्थवाह कहा गया है तो आप समझ ही सकते हैं, मतलब नेता। समाज में दूसरा स्थान क्षत्रियों का था, जो कि इनका मुख्य कार्य राज्य की सुरक्षा करना था, और वैश्यों का जो मुख्य कार्य वो कृषि और वाणिज्य व्यापार था। इस काल में वैश्यों की सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप से थोड़ा गिरावट देखने को मिला है। संभवतः वाणिज्य व्यापार में कमी के कारण ऐसा हुआ होगा, जो भी हो। तो ब्राह्मण का प्रमुख कर्तव्य अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करना, दान लेना। शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है और उन्हें रामायण महाभारत पुराण सुनने का अधिकार मिल गया है यहाँ पे। ठीक है। चंडालों का समाज में स्थान 4 वर्णों से नीचे था, ये भी ध्यान रखना है। फायान के अनुसार जो है चांडाल शहर नगर से बाहर निवास करते थे। गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। अब ये कायस्थ जाति कहां से आ गया? तो कायस्थ जाति जो था भूमि और भू राजस्व के हस्तांतरण के कारण जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। ये ब्राह्मण ही था, लेकिन भूमि को इधर उधर फेरबदल कर देता था, तो इसलिए इसका एक अलग ही जाति बन गया, इसे कायस्थ जाति कर दिया गया। ठीक। और कायस्थों का मुख्य कार्य जो था ये लेखांकन, गणना तथा आय व्यय के साथ में भूमि कर के अधिकारी भी थे। ये चीज ध्यान रखना है। समाज में सबसे नीचे शूद्रों का स्थान था। जैसा कि ज्ञात होता है कि इस समय वर्ण के निर्धारण का आधार कर्म न होकर के जन्म था, तो इस युग में शूद्रों की सामाजिक स्थिति में कुछ सुधार हालांकि दिखता है। लेकिन याज्ञवल्क्य ने अपनी पुस्तक में जो है कृषि संबंधी व्यापार और कारीगरी आदि का जो कार्यों की अनुमति दी है। लेकिन बात यहाँ पे यह आता है जो दासों का वर्णन मिलता है। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का वर्णन मिला है भाई। नारद स्मृति में 15 प्रकार के नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का वर्णन मिला है। ठीक है। अब रचनाएं को थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, महिलाओं की स्थिति क्या रहा होगा इस काल में? समकालीन साहित्य में महिलाओं का आदर्श रूप में चित्रित किया गया है। इनमें उन्हें एक आदर्श पत्नी और आदर्श प्रेमिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। क्योंकि आप 2-3 चीज अगर ध्यान दीजिएगा ना तो पता चल जाएगा सारा कुछ। जो ध्रुव स्वामिनी और प्रभावती गुप्त जैसी महिलाओं का उदाहरण के रूप में दर्शाया गया है, और याज्ञवल्क्य पहले ऐसे स्मृतिकार हैं जिन्होंने महिलाओं के संपत्ति के अधिकार भी प्रदान करने का समर्थन किया है। फिर भी सामान्यतः महिलाओं की सामाजिक दशा में गिरावट आई है। जैसे कि अगर बात करें तो देवदासी प्रथा और सती प्रथा के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। एरन अभिलेख से सती प्रथा का प्रचलन का साक्ष्य मिलता है। मेघदूत में उज्जैन के महाकाल मंदिर में देवदासियों के बारे में वर्णन मिलता है। समाज में गणिकाओं की भी उपस्थिति थी। पर्दा प्रथा का आरंभिक साक्ष्य इसी समय मिलता है। समाज में दास प्रथा का प्रचलन था ही, और दासों से अधिकतर जो है घरेलू कार्य करवाया जाता था।
और समाज का वर्ग सुखी और आमेदपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, उच्च वर्ग जो था, किंतु समाज में निम्न वर्ग की स्थिति उतना अच्छा नहीं था जो क्लियर है। खैर, तो बात कर लेते हैं रचनाएं में कालिदास की रचनाएं देख लीजिए, याद करना है पड़ेगा, इसलिए ये हमें खूब पूछा जाता है धड़ल्ले से। कालिदास की प्रमुख रचनाएं मालविकाग्निमित्रम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है, मेघदूतम है, अभिज्ञान संकुतलम है, ऋतु संहारम है, विक्रमो वर्ष्यम है। विशाखादत्त कृत मुद्राराक्षस देवीचंद्र गुप्ता। दंडिन काव्य दर्शन लिखा है, 10 कुमार चरित्र लिखे। बड़ा महीर बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका, ठीक है। आर्यभट्ट ब्रह्म सिद्धांत और आर्यभट्टियम लिखा गया है इसके द्वारा। भास द्वारा रचित है स्वप्नवास दत्ता, चारुदत्ता, उरुभंग। भारवी जो है कृतार्जुनियम, एक मिनट, भारवी कृतार्जुनियम, असंग योगाचार, वत्सभट्टी रावणवध, चंद्रगोमिन लिखे हैं। बुद्धघोष विशुद्धिमय, सिद्धसेन न्यायावतार, शूद्रक मृच्छकटिकम खूब पूछा जाता है। कामंदक नीतिशास्त्र, विष्णु शर्मा पंचतंत्र लिखा है, ये भी खूब पूछा जाता है। अब संकलन में प्रमुख दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, योग पतंजलि से संबंधित है, न्याय गौतम से। देखिए ये सवाल पूछा गया है भाई, कितना बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा। वैशेषिक कनाद, मीमांसा जैमिनी। कालिदास जो थे महान साहित्यकार थे, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। शून्य तथा दशमलव प्रणाली का विकास जो है गुप्त काल में ही हुआ है। आर्यभट्ट ने जो है पाई का मान 3.14 बताया है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, ऐसा भी बात आर्यभट्ट ने ही बताया है। कहीं एक बार सवाल बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया था और उसका आंसर यही था, लेकिन उससे पहले बहुत आदमी ब्रह्मगुप्त को टिक करके आया था। ब्रह्मगुप्त जो है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, ब्रह्म सिद्धांत। ब्राह्मण ज्योतिष। नागार्जुन जो है रसायन व धातु विज्ञान के विख्याता थे। धन्वंतरी आयुर्वेद से संबंधित थे। सुश्रुत विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक थे और बीपीएससी में एक बार सवाल पूछा गया है। पारा का आविष्कार जो है इसी काल में हुआ है, ये चीज ध्यान रखना है, पारा का आविष्कार। और पालकाप नामक पशु चिकित्सक जो है हस्त्यायुर्वेद से संबंधित है, पालिका नामक पशु चिकित्सक। तो ये सारे जो हैं प्रमुख रचनाएं के बारे में हम लोग देख लिए। अच्छा, एक इसको भी देख लीजिए क्योंकि सवाल इधर पूछा गया है हाल ही में एक एग्जाम में। निघंटू जो है ये गुप्त कालीन साहित्य है और इसके जो है इसके लेखक जो है वो धन्वंतरी है। धन्वंतरी, अरे यहीं लिख देते हैं, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, धन्वंतरी है, ठीक है। गणित सार के बारे में तो बता दिए। वैसे गणित सार भी लिख लीजिए। गणित सार के लेखक श्रीधर। तो आशा है जो गुप्त काल में पूरे डिटेल में हम लोग गुप्त काल से संबंधित सभी पहलुओं को जाने हैं और सवाल जो भी आएंगे उसे अच्छे से हम लोग हल कर पाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में गुप्तोत्तरकालीन इतिहास के साथ।